हाँ, मुझे पिछले क्वेश्चन में अपने जो फ्रेयन पढ़ा था उससे 2 क्वेश्चन पीछे वाले रह गए थे, बाकी 3-4 तो मैंने ले लिए थे। ये 2 क्वेश्चन और आप ऐड कर लेना। मैं सारे पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको कहा था वैसा के वैसा करवा रहा हूँ। कि एक तो आपका ऑब्जेक्टिव का 3rd क्वेश्चन है कि द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रेयन 11 इज, यानी कि फ्रेयन 11 का अणुसूत्र क्या। हालांकि अपन ने कर लिया, लेकिन कोई कोई बच्चा अगर प्रॉब्लम में हो तो बड़ा ईजी बताया था मैंने आपको हमेशा क्या करना है। और मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे रेगुलर आ गया ना, तो इसका मतलब हमेशा आपको जीरो मान के चलना है। मैंने कहा था ना 1 1 का मतलब जीरो तो है ही, क्योंकि जीरो क्यों माना, क्योंकि हमें सिर्फ 2 से ही मतलब है। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की, और ये किसकी वैल्यू है, z की। जिसकी समझ में नहीं आ रही ये बात, पिछला वीडियो फ्रेंड वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब ये जो अपन एक्स वाई जेड लिया, समझ पा रहे हो, इसका मतलब इस x का मतलब c-1, समझ में आ गई, c-1। इसका मतलब यहाँ जीरो कैसे हुआ होगा, यहाँ जीरो तब हुआ होगा जब कार्बन 1 होगा, तब 1 - 1 जीरो हुआ होगा। इसका मतलब आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी के साथ रहता है, मतलब चारों ओर जोड़ता है, तो एक इसका मतलब एक तो कार्बन है। चलो एक तो कार्बन यहाँ कंफर्म हो गया है, जीरो होने की वजह से एक तो कार्बन है। दूसरा, हमें वाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स और जेड से मतलब। मैंने ट्रिक बताई थी बहुत ही शानदार, सिर्फ ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है ये जेड है, समझ पा रहे हो, एक्स और जेड से मतलब है ओनली एंड ओनली। तो यहाँ कार्बन पता चल गया एक, जेड क्या बताता है, जेड हमें बताता है फ्रेयन कितना है, एफ कितना है। तो जेड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब फ्रेयन 1 है। तो एक फ्रेयन जोड़ दो, एक कार्बन ले लिया था, बस 2 ही बातें थी। पीछे जितना ही बच जाता है वो Cl होता है, पीछे जितना ही वहाँ क्या जोड़ना है, Cl। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला निकल गया है CF 1 2 3, कितने Cl हो गए, 3, तो CFCl3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैंने जो ट्रिक बताई है कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। एक तो ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, जो कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसके अलावा एक रह गया आपका 15, इसमें सिंपल सा, हालांकि अपन कर चुके लेकिन फिर भी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखना जरूरी आना चाहिए, आंसर की फॉर्म में, कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेयन्स, यानी कि फ्रेयन की परिभाषा दीजिए। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा स्पेशल इसके अलग से कोई परिभाषा तो होती नहीं है। वही है कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर कॉल्ड फ्रेयन्स, बस, यानी कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को ही फ्रेयन कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन फ्रेयन के रह गए थे जो अपन ने कर लिए। अब अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब मैं बात करता हूँ सीएनजी की। जैसे जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाना, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल डिट्टो बुक की लैंग्वेज, ठीक है, जो आरबीएसई खुद ने ओरिजिनल बुक जारी की है वो। और जैसे मैं नोट्स, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनजी क्या है, 1 मार्क्स में सीएनजी की फुल फॉर्म पूछे तो आपको पहले से याद होगी, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। चलो ये तो फुल फॉर्म का काम हो गया। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनजी की डेफिनेशन लिखो, सीएनजी क्या है, सीएनजी कहते किसे हैं भाई, जो सीएनजी गैस होती है वो कैसे प्राप्त होती है, या फिर कैसे हमें फाउंड होती है, कैसे, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि डेफिनेशन के रूप में जब लिखे तो ये अपन को डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश के अंदर में दोनों लैंग्वेज लिख दी है, वो लिखना है कैसे, कि लेयर्स ऑफ गैसेस विच आर फाउंड इन डीप अंडरग्राउंड अबव पेट्रोलियम आर नोन एज नेचुरल गैस, उसे तो कहते हैं नेचुरल गैस। यानी कि पृथ्वी की गहराई, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैसों को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। देखो अगर ये सीधी नीचे वाली लाइन लिखते हैं तो फिर थोड़ा अच्छा आंसर नहीं बनेगा। तो पहले आप नेचुरल गैस के बारे में बताओ, फिर उसके बाद में बताओ कि व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर और इट इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि जब हम इस प्राकृतिक नेचुरल गैस को जब उच्च ताप पर संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, किया जाता है, तो उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो एक जबरदस्त, तो एक ऑथेंटिक आंसर बनता है, बहुत ही प्यारा सा। फुल फॉर्म याद करनी है और उसके बाद में ये जो डेफिनेशन है इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में वो आपको नोट्स बनाना है और इनको लर्न करनी है। एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये डिट्टो आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। अब इसके बाद में बताता हूँ ऐसे कैसी एलपीजी, उसकी फुल फॉर्म और उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद में दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है वो उसके बाद में उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे एलपीजी के बारे में पूछे अगर, तो सबसे पहले एलपीजी की फुल फॉर्म, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म हो गई। हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हो, हालांकि इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी वाले भी, दोनों में करना। लिक्विड का मतलब द्रव होता है, द्रव, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और वो थी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, और ये द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों हो गई। ये तो फुल फॉर्म हो गई, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म दोनों की। इसके बाद में मैंने एक ऑथेंटिक आंसर सेलेक्ट किया आपके लिए, कि आपको जब एग्जाम के अंदर पूछे कि व्हाट इज एलपीजी और वो 2 मार्क्स के अंदर अगर आ जाए तो फिर थोड़ा एक अच्छा सा आंसर बनना चाहिए कि एलपीजी क्या है,
तो बाय फ्रैक्शनल या फिर एलपीजी कैसे प्राप्त करते हैं अपन, तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द गैस विच आर रिलीज्ड along with many other components of petroleum are known as petroleum gas। वो पेट्रोलियम गैसें कहलाती है। क्या कि पेट्रोलियम का जो प्रवासी आसवन, ये देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन छोटी क्लास में करते हैं, तो इस पे ज़्यादा लोड मत देना, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर इसको प्राप्त किया जाता है। इसके क्या करते हैं कि इसमें पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ में मुक्त होने वाली गैसें पेट्रोलियम गैसें कहलाती है। इससे क्या, जैसे अपन ये मेथड अप्लाई करेंगे तो खूब सारी गैसें निकलेगी, वो पेट्रोलियम गैसें कहलाएगी, ठीक है। और when these gases, कौन सी gases, ये petroleum gases, when petroleum gases are compressed at high pressure and converted into liquid state, then it is known as liquid petroleum gas। और ये जो गैसें निकली, जो प्राकृतिक नेचुरल गैसें निकली, इन गैसों का मतलब प्राकृतिक गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड किया जाता है तो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में बदल जाता है। इसे एलपीजी या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आपको इतना सा भी लिखोगे ना तो चल जाएगा। कहाँ से, यहाँ से। वेन दीज की जगह क्या लिख देना, दीज की जगह क्या लिख दोगे आप, अगर सिर्फ ऊपर वाला ना लिखो 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो यहाँ लिख देना वेन पेट्रोलियम गैसेज आर। समझ पा रहे हो, जब, यहाँ से, जब इन गैसों का मतलब पेट्रोलियम गैसों को जब, बस समझ गए हिंदी वाले बच्चे, इनको जगह क्या लिख देंगे, पेट्रोलियम गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित कर द्रव बदला जाता है तो उसे एलपीजी कहते हैं। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो, 2 में आए तो फिर पूरा लिखना है। यानी कि when petroleum gas is compressed at high pressure and converted into liquid state then it is known as liquid petroleum gas या फिर एलपीजी। समझ पा रहे हो। ऑथेंटिक आंसर लिखना, मैं हर चीज नोट्स बनाऊंगा क्योंकि कैसा भी पेपर अपना आए तो अपन को उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है कि सीएनजी और एलपीजी में दोनों में से बेटर कौन है, दोनों में से अच्छा कौन है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट के लिए, मतलब अपने पर्यावरण के लिए। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है 27वां, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि अपने डेफिनेशन कर ली, वो आएगी तो आप लिख दोगे, फुल फॉर्म पूछेगा तो लिख दोगे, ये क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे, बस इसके अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, एक सीएनजी का उपयोग हो रहा है वो भी लिखवा दूंगा, तो एक क्वेश्चन हो रहा है बस। ये है वाई सीएनजी इज बेटर देन एलपीजी एज ए फ्यूल, यानी कि फ्यूल एज ए फ्यूल सीएनजी के रूप में एलपीजी से श्रेष्ठ क्यों है ईंधन के रूप में, ठीक है। तो देखो आंसर है अपना, पहला पॉइंट है कि सीएनजी हैज लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो धुआं कम छोड़ेगा, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए कम दूषित करेगा, उसको कम प्रदूषित करेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। इट्स कंब्यूशन यील्ड्स लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब जलेगा यानी जब इसका दहन होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी तो हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट स्वस्थ रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर दिस रीजन सीएनजी इज लेस हार्मफुल फॉर नेचर, यही कारण है कि सीएनजी पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। ये तो सीएनजी की अच्छाई हो गई। अब अपन को सीएनजी को अगर अच्छा बताना तो एलपीजी को बुरा बताना पड़ेगा, ये बता दिया। लेकिन एलपीजी बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है जबकि ये कम छोड़ती है। अगर ये बट एलपीजी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो ग्रीन हाउस को प्रभावित करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है, जिससे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया। आपको पता ही सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है अपना, छोटी सी बात फिर आगे की बात है, इतना समझ लो भी, ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ती है। ये इसके दोनों के बीच में कंपेरिजन हो गया एक बहुत बड़ा। दूसरा, सीएनजी इज मोर सेफर देन एलपीजी, सीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित गैस है बिकॉज इट इज लाइटर देन एलपीजी, ये एलपीजी से हल्की गैस है, ठीक है, जो कि क्योंकि यहाँ ये एलपीजी से हल्की होने के कारण, सो व्हेन देयर इज ए सीएनजी लीकेज देन इट स्प्रेड्स आउट इन एयर, ये हल्की है, इस होने के कारण इसका रिसाव, जब भी लीकेज का मतलब रिसाव, जब ये लीकेज तो कहीं पर भी हो सकता है, तो जब इसका लीकेज होता है तो ये वायु में फैल जाती है, समझ पा रहे हो। जबकि एलपीजी भारी होने के कारण नीचे की सतह पर जम जाती है, इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये तो हवा में फैल जाती है तो कम चांस है, लेकिन एलपीजी भारी होती है, वो नीचे जम जाती है सतह पर, अब तो वहाँ पर दुर्घटना होने के बड़े ज़्यादा चांस रहते हैं। यानी कि इन एयर वेयर इज एलपीजी इज heavier, so it is collects in lower layers which increases the chance of accident का मतलब दुर्घटना।
यानी कि वो इससे भारी होती है, इस वजह से वो उसके ऐसा मान लो सरफेस पेंदे पे जम जाती है, सरफेस पे बैठ जाती है और एक्सीडेंटली दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस रहता है। हालांकि छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सीएनजी चीप एंड क्लीन होती है ना, सीएनजी मतलब कि हल्की क्या बोलते हैं, सस्ती और स्वस्थ होती है, एलपीजी थोड़ा धुआं छोड़ती होती है। तो ये छोटी बातें हैं, वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेटर आंसर है, समझ पा रहे हो, ये आपके अकॉर्डिंग टू बुक आरबीएससी बोर्ड की पैटर्न के अनुसार। दूसरी बात, बच्चे खूब सारा आंसर क्या लिखते हैं, गाइडिंग हेल्प से लिख लेते हैं। हर किसी गाइड से मत लिखा करो, जितना आपकी बुक कुछ क्या करते हैं परसेंटेज लिखते हैं, इतना इतना परसेंटेज बुक में है ही नहीं, कहाँ से लिख रहे हैं आप। बुक के अलावा लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मार्क्स अगर पूरे चाहिए तो मन से तो कोई गाइडिंग हेल्प से नहीं लिख सकते आप। कल को आपके मार्क्स काट लिए तो आप बोर्ड वालों के पास जाओगे क्या लेके, वो बुक, वो तो बुक को मानेगा ना। ऑथेंटिक बुक ही सर्वश्रेष्ठ आंसर होता है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक से ऑथेंटिक आंसर लिखना है आपको, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन बन जाता है सीएनजी के यूजेस, 2-3 सीएनजी के उपयोग है ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि यूजेस ऑफ सीएनजी, सीएनजी के उपयोग लिखिए, ठीक है, सिंपल सा 1 मार्क्स में, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के रूप में सीएनजी काम आती है, ठीक है। और दूसरा, सीएनजी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स आर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आजकल देखा भी होगा, आजकल ऑटो के सीएनजी चलते हैं, मतलब सीएनजी वाले ऑटो चलते हैं, यानी कि यातायात हेतु चलाने वाले वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाने लगा है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट आप यूजेस लिख सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल सीएनजी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी एलपीजी वाली, दोनों अपन ने कंप्लीट कर ली। और अगर बुक के पीछे क्वेश्चन की बात करें तो एक तो क्वेश्चन आपका 17वां है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सिंपल सी बात अपन लिख लिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक क्वेश्चन नंबर 27वां अपन ने कर लिया। तो पीछे 2 ही क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड थे। और एक और है जो ऑब्जेक्टिव में, सॉरी वो ऑप्शंस में थे, 4 ऑप्शन में, जो एक में तो था फ्रीऑन, वो अपन ने कर लिया था, एक में सीएनजी हो रहा है वहाँ पर, तो वो सीएनजी भी आप कर सकते हो। उस सीएनजी के अंदर क्या लिखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सीएनजी के बारे में लिखवा थे डेफिनेशन वगैरह, वही सीएनजी के बारे में शायद 35 या 34 क्वेश्चन होगा, उसका फर्स्ट सेकंड पार्ट है कोई, उस सीएनजी में लिख देना। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन है पीछे वाले अपने साथ के साथ करते जाएंगे ना, तो नोट्स भी बनते रहेंगे और पीछे वाले क्वेश्चन भी होते रहेंगे, तो लाइन टू लाइन कोई भी वर्ड नहीं छूटेगा। अगर मैं जितने नोट्स बनवा रहा हूँ, इन नोट्स को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो सिंगल 1 मार्क्स आपका बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, जो अपन नोट्स बनाएंगे उन्हीं में से आएगा, ठीक है। ओके।